हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का पार्ट 3, जिसमें एक एकांकी दी गई है रीढ़ की हड्डी। तो आज हम इस एकांकी का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, हमने रीढ़ की हड्डी पर कई वीडियोस बनाए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि यह एकांकी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और जब आप इस एकांकी को समझेंगे तभी आप इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और यह एकांकी लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। आपको याद रखना है, कभी कभी प्रश्न जो है वह राइटर के बारे में भी पूछ दिया जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि रीढ़ की हड्डी के रचनाकार कौन है, तो जब तक आप नहीं जानेंगे इसके बारे में तो उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। और देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का यह एक सामाजिक व्यंग्य है, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की उमा, इसमें मुख्य पात्र में है उमा और गोपाल प्रसाद का बेटा शंकर। ये दो मुख्य पात्र हैं इसमें। तो बच्चों, यह जो एकांकी है वह उमा के विवाह से संबंधित है, यानी उसके विवाह के संबंध में लिखा गया है। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है, ये आपको बताना है। तो बच्चों, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह हमेशा अपने बीते हुए समय को याद करता है तथा उसे ही सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। यूं भी हर जमाने की अपनी मांग होती है। उसी के अनुसार जब जमाना बदलता है तो वहाँ कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। समय के साथ स्वयं को बदलना भी आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, इसीलिए ऐसी तुलना उचित नहीं है। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जो बातें हो रही थी उमा के पिता राम स्वरूप और शंकर के पिता राम गोपाल प्रसाद जी के बीच, जिसमें वो हमेशा अपने बीते हुए कल के बारे में बातें कर रहे थे, तो वही लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्यों को समय के साथ चलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो यहाँ देखिए बच्चों, राम स्वरूप जी अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा देते हैं ताकि वह पढ़ी लिखी एक सुशिक्षित महिला बने। लेकिन जब उसके विवाह की बात आती है तो लड़कों वालों से यह छिपाते भी हैं कि उमा पढ़ी लिखी हैं। तो ऐसा वह क्यों करते हैं? तो बच्चों, ऐसा वह इसलिए करते हैं ताकि उनकी बेटी को एक अच्छा परिवार मिले। अब इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य के खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। उपयुक्त बात एक पिता की व्यवस्था को उजागर करती है, जो एक और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना चाहता है, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए भी बाध्य है। यानी एक पिता अपनी पुत्री को पढ़ाना लिखाना चाहता है और दूसरी तरफ वह लोगों से यह छुपा भी रहा है। और छुपा इसलिए रहा है क्योंकि यह उसकी व्यवस्था है। उस समय लोगों को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद नहीं थी। लोगों का मानना था कि जो लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं उनके अपने अलग ही नखरे होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं उचित क्यों नहीं है? तो देखिए, यहाँ एक पिता राम स्वरूप जी चाहते हैं कि उमा वही सब करे जो लड़के वाले चाहते हैं, लेकिन उमा जो है वह इसके बिल्कुल खिलाफ है। वह एक पढ़ी लिखी और सुशिक्षित महिला है, तो वह कभी भी ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी जिससे उसका अपमान हो रहा हो। तो यहाँ उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं सरासर गलत है।
एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल जाते हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़की की भी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर लिखें। चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप में अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। हाँ बच्चों, जिस प्रकार गोपाल प्रसाद जी यह मानते हैं कि शादी विवाह क्या है, एक बिजनेस है। शादी विवाह एक बिजनेस नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का मेल होता है, दो लोगों का मेल होता है। और जहाँ तक रामस्वरूप जी की बात है कि वह अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाते हैं, वह कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में वे बिजनेस खोज रहे हैं। उनके अनुसार स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए होती हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो जैसा कि बच्चों यह एकांकी ही है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी कहने का अर्थ है आत्मसम्मान। यहाँ लेखक जो हैं वह किसकी बात कर रहे हैं? आत्मसम्मान की। शंकर के पिता उमा से कई प्रश्न पूछते हैं, है ना, और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उसके चाल ढाल को देखते हैं और उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वह कोई निर्जीव वस्तु हो। और तब उमा को बहुत गुस्सा आता है। तो उमा कहती है कि आपके लाडले के पास रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी आपके बेटे शंकर, आपका बेटा शंकर जिसके पास आत्मसम्मान है भी या नहीं। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, पॉइंट में लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वह पकड़ा जा चुका है और उमा ने यह सब देखा था क्योंकि वह हॉस्टल में रह के पढ़ी थी। दूसरा लिखेंगे, उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व नहीं है, यानी अपना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई आत्मसम्मान ही नहीं है, मतलब वो बहुत ही एक बेकार इंसान है। लेकिन लड़का है, इसीलिए माता पिता उसे बहुत ही तवज्जो देते हैं। आगे है कि वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव है, जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह कमजोर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे पॉइंट में लिखे बच्चों, वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है। वह शरीर से कमजोर है और उससे तनकर भी बैठा नहीं जाता है। जब वह अपना बोझ नहीं संभाल सकता तो परिवार क्या संभालेगा? तो इस प्रकार से पॉइंट पे आंसर लिखेंगे। छठा प्रश्न देखिए बच्चों, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित दीजिए। तो बच्चों समाज में कैसे व्यक्तित्व वाले लोगों की जरूरत है? उमा जैसी लड़कियों की, ना कि शंकर जैसे लड़कों की। इसका उत्तर हम लिखेंगे, समाज में आज उमा जैसे दृढ़, अस्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं तथा दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश क्या करता है बच्चों? प्रगति, यानी समाज और देश का विकास होता है।
जो आत्मविश्वास से भरी, निडर तथा नई सोच रखती हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए क्या हैं? अभिशाप हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा प्रदान नहीं कर सकता है और ना ही प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, बल्कि वे समाज के लिए क्या हैं? एक बोझ हैं। वह ना तो खुद के लिए अच्छा कर सकता है और ना ही समाज के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक हमारा है उसकी क्या सार्थकता है यह बताना है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इस एकांकी का एकमात्र अर्थ है आत्मसम्मान का होना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी उसमें आत्मसम्मान की कमी है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब हमारा बैकबोन होता है तभी तो हम स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं, स्ट्रेट बैठ सकते हैं, यानी यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि का कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों में समानता होनी चाहिए। नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अतः यह उचित शीर्षक है। यहाँ रीढ़ की हड्डी समाज के मजबूत युवा वर्ग का प्रतीक भी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 7 का उत्तर लिखें। आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो देखिए बच्चों, इस एकांकी में मुख्य पात्र है उमा। ठीक है, और दूसरा है शंकर, क्योंकि ये पूरी एकांकी उमा और शंकर के ही इर्द गिर्द घूमती है। उमा को देखने कौन आता है? शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा का ही है। उमा की उपस्थिति भले थोड़े समय के लिए थी, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो इसमें हमें रामस्वरूप जी के बारे में बताना है और गोपाल प्रसाद जी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम रामस्वरूप के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, रामस्वरूप जी जो कि उमा के पिता थे, वह आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न एक मजबूत पिता थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत आगे तक पढ़ाया था और उस समय में बहुत कम लोग थे जो अपनी बेटियों को पढ़ाया करते थे। उसके बाद आप लिखिए, वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है। आगे राम गोपाल प्रसाद जी के बारे में लिखेंगे कि राम गोपाल प्रसाद जो हैं वह निहायत चालाक, बड़बोले और लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले दकियानूशी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है बच्चों, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है लिखिए। तो इसे हम पॉइंट में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यह एकांकी स्त्री पुरुष की समानता का पक्षधर है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आपने रीढ़ की हड्डी पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, तभी ये एकांकी आपको अच्छे से समझ आएगा। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे बेटियों के विवाह के समय माता पिता को होने वाले परेशानियों को उजागर करना। और चौथा, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना। पांचवा लिखेंगे स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना
तथा उसका सबल व्यक्तित्व प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो बच्चों, आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 11वां हमारा है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर भी हमें पॉइंट में लिखने चाहिए। पहला लिखेंगे, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सकें। तीसरा, उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। चौथा लिखेंगे, मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए या रखा जाए। साथ ही अश्लील चित्र, गीत संगीत आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। 5वें पॉइंट में हम लिखेंगे बच्चों कि लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलना चाहिए। और 6ठे पॉइंट में आप लिखें, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से हम समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिला सकते हैं। तो आज का ये प्रश्न अभ्यास का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ रहा है और उसी के दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो उसे आप हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।